हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश ही नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की बड़ी आपदा से जूझ रही है। डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों सहित जो लोग इस आपदा से लड़ रहे हैं, उनकी वाही हो रही है। लेकिन इसी बीच निजी अस्पतालों की तरफ से जो किया गया है वो बेहद चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है और परेशान करने वाला भी है। कोरोना से इलाज के लिए मरीजों के सामने लाखों की पैकेज डील पेश कर दी गई है। बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी आखिर क्या करे, कहां जाए? वो कोरोना से इलाज कराए या फिर अपनी पूरी कमाई गंवा दे? इस पर बहस के लिए मेरे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। कोरोना की आपदा, प्राइवेट अस्पतालों के लिए कमाई का अवसर। इलाज में आनाकानी, रेट में मनमानी। मिला के 6,28,000 का बिल, मतलब 12 दिन का बोले तो 50,000 के भी ऊपर का रोज का खर्चा दिखाया उन्होंने, जबकि वो आईसीयू में भी एडमिट नहीं थे। अलग अलग अस्पतालों की अलग अलग रेट लिस्ट। महामारी में मुनाफा कमाने की मची होड़। मचा हाहाकार, तब जागी सरकार। अभी मैंने बताया ना, सभी लोगों से रेट मंगाए गए हैं, पहले इसको रेट्स को स्टडी करते हैं। प्राइवेट अस्पतालों पर कब लगेगी लगाम? कोरोना काल, क्यों लूट रहे हैं अस्पताल? मचा हाहाकार, जागी सरकार, आपदा को अवसर में बदलने में जुटे प्राइवेट अस्पताल, इसी पर हमारी चर्चा होनी है। मेरे साथ डॉक्टर्स का भी एक पैनल मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। शहनवाज हुसैन बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत शहनवाज जी आपका। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अंशुमन कुमार कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, दिल्ली के डॉक्टर हैं, ये दिल्ली में अस्पताल में डॉक्टर डीके गुप्ता एमडी है फेलिक्स हॉस्पिटल में, और डॉक्टर विनय अग्रवाल फॉर्मर प्रेसिडेंट है आईएमए में। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी डॉक्टर अंशुमन कुमार से। डॉक्टर अंशुमन कुमार, प्राइवेट अस्पतालों ने इस आपदा को अवसर में बदल दिया है, खुलकर लूट मच रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? शोभना, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेडिकल की चीजों को बड़ा साधारण भाषा में आपने समझा दिया कि डॉक्टर काम कर रहे हैं, अस्पताल पे सवालिया निशान है। बिल्कुल सही है, डिकोड करना चाहिए। डॉक्टर अलग होता है, अस्पताल अलग होता है। अब दूसरी बात, जो अस्पताल का रेगुलेशन है, उस रेगुलेशन जब तैयारी हमारी चल रही थी, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट क्यों होने लगा? प्राइवेट हॉस्पिटल को रेगुलेट करना गवर्नमेंट के हाथ में है, पहले ही रेगुलेट क्यों नहीं किया गया? अब जब पब्लिक अफरा तफरी मचा रही है, कहां जाएं, कहां बिस्तर लें, तो मैंने भी देखा है सोशल मीडिया पे बहुत सारे हॉस्पिटल के पैम्फलेट और ये सारे वायरल हो रहे हैं। वो दुख होता है उससे। दुख इसलिए होता है कि मेडिकल प्रोफेशन की बदनामी होती है, लगता है डॉक्टर ये लूट बाजारी का धंधा कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इन चीजों को रेगुलेट करना ही हेल्थ केयर का काम है, और खास करके आपदा की स्थिति में ये बाहर निकल के आया, ये चल रहा है बहुत दिनों से, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। अब मैं डॉक्टर डीके गुप्ता का रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर डीके गुप्ता, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो इस तरीके से प्राइवेट अस्पताल इस बार नए रेट कार्ड के साथ बाहर आए हैं कोरोना के काल में, क्या इसको आप सही मानते हैं और कैसे देखते हैं इस सबको आप? तो मैं आपको बताऊं कि सरकार चाहे तो सारे रेट फिक्स कर सकती है। सरकार ने सीजीएचएस के रेट फिक्स कर रखे हैं, इंश्योरेंस कंपनी के रेट फिक्स कर रखे हैं, तो पहले से सारे रेट फिक्स होते हैं। तो इस आपदा काल में भी अगर सरकार पहल करे तो प्राइवेट हॉस्पिटल मिलके कुछ ज्यादा रेट या कुछ जो उनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को देखते हुए रेट फिक्स किए जा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें बड़ी अच्छी पहल करी है। उन्होंने अभी नोएडा में 4 कोविड हॉस्पिटल बनाए हैं और उनका रेट रखा है 8,000, 9,000, 10,000 जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और आईसीयू के लिए। तो अगर सरकार पहल करे, डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल से बात करें, तो इस तरह के कुछ हॉस्पिटल जो हैं, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल जिन्होंने इस तरह के पैम्पलेट स्टैंडी के फोटो डाले हैं, वो शायद रोका जा सकता है और सरकार इन पे कैपिंग कर सकती है। प्लस मैं एक बात और कहूंगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी खर्चा होता है, उनको भी पैसे की जरूरत होती है, उनको भी स्टाफ की सैलरी पे करनी होती है, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, उनको भी इस
आपदा की स्थिति में अपने स्टाफ को रिटेन करना बहुत मुश्किल होता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा तो चाहिए। लेकिन ये जो बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के बैनर और पैम्पलेट आ रहे हैं, ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और इसे शायद बिल्कुल मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूं, ये पूरे डॉक्टरों को बदनाम करने की कोशिश है। तो प्लीज कुछ लोगों की बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने 2 डॉक्टर पूरे हॉस्पिटल पे लगाम नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपने एक बड़ा पॉइंट रखा है और मुझे अच्छा ये लग रहा है कि 2 बड़े डॉक्टर्स से मैं बात कर रही हूँ इस समय, और दोनों ही डॉक्टर्स का ये मानना है कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल मैनेजमेंट के द्वारा अचानक ये जो रेट कार्ड पेश किया गया है, ये गलत है। अब मैं रुक कर लेती हूँ डॉक्टर विनय अग्रवाल का, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है IMA के। डॉक्टर विनय, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या सरकार इसको रेगुलेट करने के लिए सही समय पर कदम उठा लेती तो आज ये इस तरीके की स्थिति पैदा नहीं होती? देखिए, ये एक नारा तो बहुत अच्छा है कि प्राइवेट डॉक्टर्स जो हैं वो फ्लीस कर रहे हैं पेशेंट्स के लिए। मैं ये जानना चाहूंगा, और क्या आप लोगों ने कभी ऐसा ऑडिट किया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हैं उसमें पर बेड पर डे क्या एक्सपेंसेस आते हैं? देखिए, गवर्नमेंट में भी कोई फ्री इलाज नहीं हो रहा है। हम जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं वो सब हम इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं। हमको कंपेयर करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट पे पर डे पर बेड क्या कॉस्ट आती है। मुझे 10 साल पहले का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का एक सर्वे पता है कि उनके जनरल वार्ड का पर डे पर बेड का कॉस्ट 69,000 रुपीज पर डे आता था। मैं LNJP की बात आपसे करता हूं। LNJP में पर डे पर बेड क्या कॉस्ट आती है, ये तो आपकी हर बार रिपोर्ट में होता है। हमें हमारे मीडिया कर्मी को आज इस समय ये डिबेट नहीं करनी है कि कौन क्या कर रहा है, हमें ये डिबेट करनी है कि सारे स्टेक होल्डर्स सब मिलके इस आपदा से लड़ें। अनफॉर्चुनेटली पिछले 3-4 दिन से मैं देख रहा हूं कि एक पर्टिकुलर सेक्शन को हम बदनाम भी हो रहे हैं और एक एफर्ट भी किया जा रहा है जो उचित नहीं है। मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इस प्रकार के अनयूजुअल चार्जेस ले रहे हैं, उनको जस्टिफाई करना होगा। लेकिन मैं साइमल्टेनियसली आपसे प्रार्थना भी करूंगा और आपके थ्रू पब्लिक को भी कहूंगा, कोई अस्पताल फ्री इलाज आपका नहीं कर रहा है। या आप डायरेक्ट दे रहे हैं या आप इनडायरेक्टली टैक्सेस के द्वारा दे रहे हैं। कंपेयर हमें करना होगा कि LNJP का पर डे पर बेड क्या कॉस्ट है, और आज चाहे वो मेदांता है, चाहे वो छोटा नर्सिंग होम है, चाहे वो बाकी वो है, फैसिलिटीज के हिसाब से उनका पर डे पर बेड क्या एक्सपेंसेस है। अगर हम मेदांता को कंपेयर करें, अपोलो को कंपेयर करें, मैक्स को कंपेयर करें, तो हमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पर डे पर बेड के कॉस्ट को कंपेयर करना होगा। ऐसे हम हैफेजार्डली सोचे कि हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ये उचित नहीं है। साइमल्टेनियसली अगर हम छोटे नर्सिंग होम्स की बात करते हैं या सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, तो हमें LNJP की बात करनी है। डॉक्टर विनय, क्योंकि आप रहे हैं IMA में, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये हम भी समझते हैं कि सब्सिडाइज्ड है वहां पर उपचार, जो पैसा वहां पर खर्च होता है वो सरकार की तरफ से मरीज को मदद के रूप में दिया जाता है। ये कितना डिफरेंस होता होगा? क्या कुछ आइडिया आप मेरे दर्शकों को दे पाएंगे इस समय? मैं आपको आप इसको वेरीफाई कीजिए। मैं आपको बताता हूं, देयर इज नॉट मच ऑफ ए डिफरेंस। जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो 10 लाख और 15 लाख की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो एक्सपेंसेस आज एक प्राइवेट नर्सिंग होम पे रीजनेबल एक्सपेंसेस आते हैं या जो आते हैं वो कंपेरेबल हैं। आप अगर किसी भी जनरल पब्लिक हॉस्पिटल के पर बेड पर डे की एक्सपेंसेस की कॉस्ट करते हैं, विच इंक्लूड्स स्टाफ सैलरीज, विच इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग। हमको इसको कंपेयर करना होगा, ना कि ये सोच के चले वो तो फ्री कर रहे हैं और ये हमसे पैसे ले रहे हैं और अनगिनत और बेहिसाब पैसे ले रहे हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली मैं फिर दोबारा स्ट्रेस करूंगा, एज ए IMA एक्टिविस्ट, हम उन लोगों के साथ नहीं है जो ओवर कर रहे हैं। राइट, ठीक है। अब मैं अब डॉक्टर्स से मैंने बात कर ली। अब मैं शहनवाज हुसैन, जो कि BJP के प्रवक्ता हैं, उनका रुख करना चाहूंगी। शहनवाज जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि तमाम बड़े राज्यों से इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं। हालांकि महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु ने इन रेट्स को रेगुलराइज किया है, लेकिन क्योंकि कोई मॉनिटरिंग अथॉरिटी नहीं है, ढंग से तरीके से उसकी उसको देखा नहीं जा रहा है, तो वहां पे भी वसूली खूब हो रही है। अगर केंद्र सरकार कोई ऐसी गाइडलाइन बना देती, ICMR कोई ऐसी गाइडलाइन बना देता जिससे इन सभी अस्पतालों को, प्राइवेट और सरकारी को रेगुलराइज किया जाता, तो क्या सुविधाजनक नहीं होता पेशेंट्स के लिए? हालांकि हेल्थ जो है वो स्टेट मैटर है, ये मैं जानती हूँ। नहीं, देखिए शोभना जी, एक तो आपको मुबारकबाद कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है। ये विषय ऐसा है जो जनता सुन रही होगी,
क्योंकि हर व्यक्ति आज डरा सहमा है कि किसको कोरोना हो जाएगा, उसको कहाँ जाना है। पहली बात तो ये है कि ये राज्य की जो अलग अलग सरकार है वो उसको रेगुलेट करती है और पेंडेमिक के वक्त में उनको खास तौर पे ध्यान देना, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक आदर्श इसके अंदर रेट बनाकर सबको दिया है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में जो चर्चा ज्यादा हुई, जो कल सुप्रीम कोर्ट में भी हुई, कि जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं अगर वहाँ बेड अच्छे हैं या वहाँ सुविधा मिल रही है तो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल बाद में ही जाता है। मैं डॉक्टर साहब की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में एक ही खर्चा आता है। ये मेरे लिए भी रिसर्च का विषय है, मेरे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ना वो दे पाए कि एक ही जैसा खर्चा आता है। कई बार हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गए हैं और गवर्नमेंट में भी गए हैं, तो जो जनता है खर्चा क्या आता है एक अलग विषय है, लेकिन जनता को नॉर्मल जो रेट, शहनवाज भाई फर्क जो है वो 5 सितारा होटल और सड़क के किनारे एक ढाबे का है, इस तरीके का फर्क है। जो प्राइवेट अस्पतालों में, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहाँ 5 स्टार फैसिलिटीज है, रोज आपकी टॉवल बदली जाएगी, नर्स अच्छा मुस्कुराते हुए आएगी, बढ़िया खाना आएगा। सरकारी अस्पतालों में ये व्यवस्था नहीं है। जी मैं डॉक्टर साहब मैं सॉरी आपको भी डॉक्टर साहब कह रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर साहब हैं इसमें। मैं आपको कहता हूँ कि कई बार हम अपने परिवार में अपने पिताजी का मैं इलाज के लिए अपोलो उनको ले जाता था वहाँ, और मैंने ऑल इंडिया मेडिकल में भी इलाज कराया है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल ऑल इंडिया मेडिकल में और बहुत से सरकारी हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छा इंतजाम है, जिनका बहुत रेपुटेशन है। पीजीआई का बहुत रेपुटेशन है, लखनऊ में का बहुत रेपुटेशन है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप खर्चा लेते हैं लें, लेकिन पेंडेमिक के टाइम में कोई ये हॉस्पिटल कहे कि 5 लाख रुपए पहले जमा कराओ तब आप पेशेंट हम एडमिट करेंगे, या बेड के लिए वो उसकी आर्थिक स्थिति देखकर मना करे। ये सब जो शिकायतें आई हैं, हो सकता है, मैं नहीं कहता शिकायतें कह रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लेकिन अभी केंद्र ने नहीं, राज्य सरकारों ने अलग अलग इसको पूरी तरह रेगुलेट किया है। ये पेंडेमिक का टाइम है, इस वक्त किसी से ज्यादा पैसा वसूलना ये गलत है। जब नॉर्मल डेज में आप पैसे लेते हैं वो अलग बात है। आप भी मान रहे हैं, डॉक्टर्स भी मान रहे हैं। हाँ शहनवाज जी, ये आप भी मान रहे हैं, डॉक्टर्स भी मान रहे हैं, मैं भी मान रही हूँ, हर नागरिक मान रहा है कि ये गलत किया जा रहा है, ये जो अंधाधुंध वसूली की जा रही है। लेकिन सत्ता में तो आप बैठे हैं ना सर, अगर कुछ इस तरह की शिकायतें आ रही हैं तो अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा क्या एक्शन लिया गया है? क्या कोई डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऐसी बैठक तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ या तमाम हेल्थ सचिव के साथ ली है जिसमें इस तरीके की कोई चीज निकल कर सामने आए? ये बहुत जरूरी है जनता के लिए जानना कि आपकी सरकार क्या कर रही है इस समस्या को हल करने के लिए। देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन खुद एक डॉक्टर हैं और उन्होंने पहले भी हेल्थ मिनिस्टर की जब बैठक ली थी इस ओर इशारा किया था कि पेंडेमिक के वक्त में कहीं पर भी जो कोविड पेशेंट हैं जब वो जाए तो उसके कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं कि जब दिल्ली में कोविड टेस्ट होने लगा तो कई लैब के अंदर ये इजाजत दी गई, फिर दिल्ली सरकार ने वो इजाजत वापस ले ली थी, क्योंकि जिसको सिम्टम है वही तो जाता है, कोई शौकिया टेस्ट कराने नहीं जा रहा था। फिर दिल्ली में एक विषय ये बना कि दिल्ली में बाहर के लोग या अंदर के लोग आएंगे, कौन इलाज कराएगा, दिल्ली वाला कराएगा या दिल्ली में जो रहता है वो कराएगा, इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। लेकिन कोई भी हॉस्पिटल है, एक तो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है खासकर उसको इतना अच्छा होना चाहिए इस वक्त में, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात, इसमें दवा एक जैसी दी जाती है। यही तो शिकायत रही ना शहनवाज भाई, यही तो शिकायत है ना इस देश की जनता को कि सत्ता में कोई भी बैठा हो, 70-72 साल आजाद हुए हमें हो गया, लेकिन हमारे अस्पतालों की स्थिति बेहद खराब है। अब मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का रुख कर लेती हूँ, आऊंगी शहनवाज जी, आऊंगी आपके पास। हाँ सौरभ भारद्वाज जी, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे तमिलनाडु हो, रेट्स को रेगुलेट किया गया है सरकार की तरफ से, वो कितना इंप्लीमेंट हो रहे हैं ये एक अलग पक्ष है। दिल्ली में अंधाधुंध पैसा वसूला जा रहा है, लोगों को उपचार नहीं मिल रहा है। क्या आपकी सरकार सोई हुई है? आप देख रहे हैं इस समस्या को, आगे कुछ कदम उठाने वाले हैं? जानकारी दे दीजिए मेरे दर्शकों को। बंद हो गया। सौरभ, आप तक मेरी आवाज आ रही है? सौरभ जी,
हाँ, शायद सौरभ जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। मैं डॉक्टर अंशुमन का रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर अंशुमन, मैं फिर एक बार उसी मुद्दे पे लौटूंगी। समस्या हम सबको पता है, डिबेट का मुद्दा ये नहीं है कि प्राइवेट अस्पताल क्या कर रहे हैं। डिबेट अब हमारे दर्शक ये चाहते हैं कि हम इसका कोई हल निकालें। गंगाराम अस्पताल के खिलाफ जब दिल्ली सरकार ने मुकदमा दर्ज किया तो लगातार कई डॉक्टर एसोसिएशन सामने आ गई और जमकर विरोध किया। हल क्या है, कैसे कंट्रोल किया जाए इन प्राइवेट अस्पतालों को? बहुत बढ़िया शोभना, आपने समाधान की बात की है। अब ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर विनय अग्रवाल ने बिल्कुल साफ साफ बता दिया कि पहले बांटो मत, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक, नंबर 1। नंबर 2, 70 साल की आजादी में हम पब्लिक हेल्थ सेक्टर को कितना इंप्रूव कर पाए, देखने की बात है। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था उस समय से आज पब्लिक हेल्थ सेक्टर कहां चला गया। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल तभी फ्लॉरिश करता है, तभी बड़ा होता है, जब आपके सरकारी अस्पताल में सुविधाएं कम होने लगती है, पब्लिक वहां जाना नहीं चाहती है। तीसरी व्यवस्था हो सकती थी जो एनएचएस यूनाइटेड किंगडम में है कि गवर्नमेंट ही पूरा सिस्टम चलाएगी, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सारा सिस्टम एनएचएस के तहत चलेगा। इंडिया में हम कर सकते थे। आज जो शहनवाज जी बात कर रहे थे प्राइस कंट्रोल की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। एनपीपीए एक्ट है जो कंट्रोल कर सकते। उदाहरण के तौर पे अभी आपदा में सभी लोग बात कर रहे हैं, ये समस्या कब से चल रही है कि मेडिसिन पे, कंज्यूमेबल्स पे एमआरपी कुछ लिखा होता है, एक्चुअल पड़ता है कितना। पीपी किट 250 से 500 रुपए की मिलती है और सरकारी अस्पताल में भी वो किट जो बेची जा रही है महंगी बेची जा रही है, प्राइवेट अस्पताल में भी उसकी प्राइसिंग 2200 रुपए तक ली जा रही है। तो खर्चे ऐसे बढ़ते हैं, उसका कंट्रोल कौन करेगा? क्या प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी मर्जी से एमआरपी लिख रहा है, सरकारी हॉस्पिटल अपनी मर्जी से लिख रहा है? इस बीच में वो पैसे कहां जाते हैं, ये देखने की बात है। डॉक्टर विनय अग्रवाल ने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि मत बांटिए, इससे पब्लिक गुमराह होती है। ये पूरा कंट्रोल करना होता है रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारी, एनपीपीए। दूसरा, सारे मेडिसिन कंट्रोल केमिकल मिनिस्ट्री में क्यों है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में क्यों नहीं दिया जा रहा है मेडिसिन एंड कंज्यूमेबल्स कंट्रोल, जिसको समझ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कि कैसे कंट्रोल करना है हेल्थ सिस्टम को। आप कंज्यूमेबल्स, मेडिसिन, ड्रग्स उधर डालते हैं, हॉस्पिटल कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में डालते हैं, फिर कहते हैं स्टेट इज ए मैटर ऑफ हेल्थ, ये स्टेट जानेगा, तो पब्लिक तो उलझ जाएगी। सिलॉज में काम नहीं होता है। आपको कभी न कभी एकत्रित स्वास्थ्य सुविधा का समाधान बताना होगा। जी करना पड़ेगा। मेरे साथ सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ गए। बहुत जरूरी है उनको आज सुनना। सौरभ भारद्वाज, महाराष्ट्र सरकार ने, गुजरात सरकार ने और तमिलनाडु सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के रेट्स को रेगुलराइज कर दिया है, फिक्स कर दिया है। दिल्ली सरकार कहां है? लूट मची हुई है दिल्ली के अस्पतालों में। कई प्राइवेट अस्पतालों की जो लिस्ट आई है, मतलब एक आम आदमी तो उसमें उपचार नहीं करवा सकता, मिडिल क्लास तो नहीं करवा सकता। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स की शिकायत आई है और उनके रेट्स इतने ज्यादा हैं कि कोई अपर मिडिल क्लास आदमी भी उस पैसे को देख के इलाज करा सकता। गवर्नमेंट ने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल से उनकी रेट लिस्ट मांगी है कि आईसीयू के क्या चार्जेस हैं, नॉर्मल बेड के क्या चार्जेस हैं, वेंटिलेटर के क्या चार्जेस हैं और पर डे रूम के कितने चार्जेस हैं। सारे हॉस्पिटल्स की लिस्ट को मंगा के इसको रेगुलराइजेशन की तरफ कोशिश करें। दूसरा, 3-4 स्टेट जिसका आपने नाम लिया, उनके मॉडल्स को भी हम एक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। एक दिक्कत उन स्टेट्स में आ रही है कि उन्होंने स्टैंडर्ड रेट्स रूम के तो फिक्स कर दिए हैं, मगर दवाओं के, वेंटिलेटर के और ये जो टेस्ट है उनके रेट फिक्स नहीं होने के कारण लोग उन राज्यों में भी परेशान है। बट 1-2 दिन के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट जो है इसकी रेगुलराइजेशन करने वाली है। सौरभ जी, आपको लग नहीं रहा है बहुत देर हो गई है? 3 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं और ये लॉकडाउन किया ही इसलिए गया था कि आप लोग जमीन पर तैयारी कर लें। जो स्वास्थ्य सेवाएं इस देश में वो किसी से छुपी हुई तो है नहीं, वो तो हम जानते ही हैं कि अगर ये विस्फोटक स्थिति हुई तो किसी से काबू में नहीं होगी, इसलिए लोगों को ही अपनी जिम्मेदारी निभानी है। अब आप कह रहे हैं कि अब हम उन स्टेट्स का मॉडल पढ़ रहे हैं, हम इस पर बैठक कर रहे हैं। सर, बहुत समय निकल चुका है। क्या आपको लग रहा है, दिल पर हाथ रखिए, कि आप इस समय जस्टिफाइड है, सत्ता में बैठे हुए हैं आप? 20% जब बेड इन सब हॉस्पिटल्स के हमने कोरोना के लिए किए तो इनका बहुत रेजिस्टेंस था। बहुत सारे लोग कोरोना के ऐप पे भी अपने बेड डालना नहीं चाहते थे, बहानेबाजी कर रहे थे। सबको बुला के थोड़ी सख्ती करके वो कराया है।
अब यही काम करना है। आपने जो बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मान रहे हैं कि इसको करना है, अब तुरंत इस पे ही काम सरकार का होगा। थोड़ा रेजिस्टेंस था प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, बहुत ज्यादा उनको क्या है कि आर्म ट्विस्टिंग नहीं करना चाहती थी गवर्नमेंट, बट नाउ वी विल वर्क ऑन इट। ठीक है, ठीक है, मैं डॉक्टर डीके गुप्ता का रुख करूंगी। डॉक्टर डीके गुप्ता, पीपीई किट, एक प्राइवेट अस्पताल में नाम नहीं लेना चाहती हूं, उसमें 92,000 का बिल आया, जिसमें 62,000 का बिल पीपीई किट का था। एक डॉक्टर जब एक पीपीई किट पहन लेता है तो वो कितने पेशेंट्स को देखता है, या वो हर पेशेंट के बाद पीपीई किट बदलता है जो 2200 रुपए जोड़ता चला गया पेशेंट के बिल में? मैं फिर कह रहा हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की रेगुलेशंस नहीं आई थी, इसलिए कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स का फायदा उठा रहे थे। सारे अस्पताल ऐसे नहीं है, हमारा भी अस्पताल है, हम लोग सारे लोग पीपी किट यूज कर रहे हैं और क्या चार्ज कर रहे हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। एक डॉक्टर पीपी किट पहन के एक शिफ्ट में पूरा काम कर सकता है, 8 घंटे या 6 घंटे की शिफ्ट में, और पूरा राउंड ले सकता है। तो ऐसे ही मान लीजिए उसके अलावा नर्सिंग स्टाफ है या वहां पे हाउसकीपिंग स्टाफ है, ये 3-4 लोगों को पीपी किट की जरूरत पड़ती है जो वहां पे डायरेक्ट पेशेंट के कॉन्टेक्ट में होते हैं या डायरेक्ट पेशेंट के केयर में होते हैं। तो इन लोगों की पीपी किट को हम डिवाइड करके मैक्सिमम कैप कर सकते थे कि एक पेशेंट पे पर डे मैक्सिमम कितनी पीपी किट लगनी चाहिए, वो करी जा सकती थी। और मैं फिर बताऊंगा आपको, गवर्नमेंट के ऑलरेडी रेट फिक्स है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के जिप्सा के थ्रू रेट फिक्स हो जाते हैं और गवर्नमेंट के रेट सीजीएचएस के थ्रू फिक्स हो जाते हैं। सिर्फ कैश के रेट वेरिएबल होते थे। वो इस टाइम पेंडेमिक के टाइम पे जब हमारा लॉकडाउन था, उस टाइम 2 उद्देश्य थे लॉकडाउन के। एक तो जो ट्रांसमिशन की चेन थी उसको ब्रेक करना था, दूसरा था हमें प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, माइक्रो प्लानिंग, एचआर, ये सब काम करने थे। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए था, सारे प्राइवेट प्लेयर्स को बुला के, जिप्सा को बुला के, सीजीएचएस को बुला के एक सारे रेट फिक्स कर देने चाहिए थे। इसमें कहीं ना कहीं देरी हुई है, इसीलिए ये सारी चीजें आ रही हैं और कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन कुछ सरकारें अच्छी पहल कर रही है। बताया मैंने कि आज मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई, आर.के. तिवारी जी ने, आज ही उन्होंने 4 हॉस्पिटल फिक्स कर दिए जो बड़े रीजनेबल रेट्स पे फिक्स किए हैं। तो मेडिसिन और कंज्यूमर्स का रेट वेरिएबल होता है, रूम रेंट, नर्सिंग चार्जेस, डॉक्टर चार्जेस, ऑक्सीजन चार्जेस, आप सारा कुछ फिक्स कर सकते हैं। और यू कैन मेक ट्रांसपेरेंट ऑल्सो कि सारे हॉस्पिटल बाहर डिस्प्ले कर देंगे उनके रूम रेंट के चार्जेस क्या है, उनके कंज्यूमर्स के चार्जेस क्या है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और जो विश्वास कहीं ना कहीं कम हुआ है इस दौरान, वो दोबारा बहाल किया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसमें पहल की है। मैं चाहूंगा दिल्ली सरकार को भी वो भी इस तरह की कोई नई पहल करें, तो दैट कुछ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल मैंने आपको सुना, बड़ा दुख हो रहा है। और दुख मुझे इसलिए हो रहा है कि 3 महीने बीत चुके हैं, कोरोना की तैयारी के लिए 3 महीने सरकारों को मिले, अस्पतालों को मिले, डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं है, नर्सेस की कोई गलती नहीं है, दिन रात अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर वो लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये जो शिकायतें आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं कमी सरकार से रह गई है। और दुख इसी बात का है कि आज आम जनता ये चाहती थी कि हम पूरी तैयारी से इसका सामना करें। डॉक्टर विनय का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर विनय, अभी भी सरकार के 2 नुमाइंदे मेरे साथ बैठे हुए हैं, शहनवाज जी भी बैठे हुए हैं और सौरभ भारद्वाज भी, अभी भी तैयारियों की बात हो रही है। 3 महीने बीत चुके हैं। शोभना जी, जी सुन रही हूं मैं आपको, आवाज। हाँ, शोभना जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। दिल्ली के अस्पतालों में अगर हम, सौरभ जी बैठे हैं, उनका ध्यान आकर्षित करूंगा इस मामले में कि दिल्ली के जितने अस्पताल हैं, 38 या 40 के करीब अस्पताल दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं, जिसमें से 6 अस्पताल कोविड के हैं। उन 6 अस्पतालों में लगभग 5 और 6 हजार के बेड्स हैं। उन 5-6 हजार बेड्स में अगर आज के दिन 41% ऑक्यूपेंसी है, तो हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए। ये 41% ऑक्यूपेंसी क्यों है? और इसके बावजूद भी आपने 2-3 दिन पहले जो कुछ भी दिखाया एलएनजेपी हॉस्पिटल में या बाकी सब में, मैं मौलाना आजाद का स्टूडेंट रहा हूं, 69 में पास किया, मेरा सिर भी शर्म से झुक गया, बिकॉज मेरे समय में जब मैंने पास किया, एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी चीजों से वो अस्पताल जाना जाता था। पूरे देश में यही हालत है। दिल्ली के तो अस्पतालों की हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, पूरे देश में यही स्थिति है। चाहे महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, चाहे गुजरात की, चाहे उत्तर प्रदेश की, चाहे राजस्थान की, स्वास्थ्य सेवाएं किसी से छुपी हुई नहीं है इस देश में। तभी तो राज्यों में स्वास्थ्य सेवाएं खराब है, तभी तो लोग भाग भाग के दिल्ली आते हैं।
मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर हम सरकारी अस्पतालों को सुदृढ़ नहीं करेंगे, उनके व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे और साथ में हम प्राइवेट अस्पतालों को भी गैग करेंगे और बिना ऑडिट किए हुए हम रिमार्क्स पास करेंगे कि यार जैसे मैंने सॉरी मैं आपको ऐसा कह रहा हूं, आपने कहा कि अस्पतालों में लूट मची हुई है, इस तरीके के सेंटेंसेस बिना ऑडिट किए हुए मैं कुछ अस्पतालों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एज ए मेडिकल एक्टिविस्ट ये कहता हूं कि ये डॉक्टरों का मॉरल गिराने वाले सेंटेंसेस हैं। आज के दिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हां, हमारा ध्यान कहां होना चाहिए कि सरकारी अस्पताल जितने भी हैं पहले उनकी व्यवस्था को सुदृढ़ करें। 70 साल हो गए हमको आजादी किए हुए। अगर आज के दिन दिल्ली जैसी कैपिटल में हम दिल्ली के अस्पतालों को नहीं देख सकते तो हम क्या देख सकते हैं? और दिल्ली के अस्पताल जिस प्रदेश में 50 तो एक सरकार के अस्पताल टोटल देखें तो 100 से ज्यादा अस्पताल सरकारी अस्पताल है यहां पर, छोटे से लेके बड़े, और उसकी व्यवस्था भी अगर हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं और जो प्राइवेट अस्पताल हमें रेपुटेशन दे रहे हैं, बाहर से पेशेंट्स आ रहे हैं, बाकी सब आ रहे हैं, और हो सकता है मैं मानता हूं कहीं पर खर्चे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कहीं पर चार्जेस भी ज्यादा हो सकते हैं। मैं आपके साथ हूं इस मामले में, इसमें भी साथ हूं कि ओवर एक्सपेंसेस नहीं होने, लेकिन ये सब कहने से पहले चलिए, अगर आपको बतौर डॉक्टर मेरे ये कहने से दुख पहुंचा है कि अस्पतालों में लूट मची हुई है तो मैं क्षमा चाहती हूं। मेरा टारगेट डॉक्टर्स बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हां, अगर प्राइवेट अस्पताल इस तरीके से अंधाधुंध वसूली करेंगे तो ये दुखद जरूर है, क्योंकि इस समय कोरोना काल में सबको मिलकर लड़ना है, इस समय प्रॉफिट नहीं कमाना है। प्रधानमंत्री ने आपदा में अवसर ढूंढने की बात की थी, लेकिन लगता है सबसे ज्यादा इस आपदा से अवसर बनाने की जो मुहिम है वो प्राइवेट अस्पतालों ने छेड़ दी। मैं डॉक्टर अंशुमन का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर अंशुमन, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि एक नॉर्मल बीमारी में जब अस्पताल में कोई पेशेंट पहुंचता है तो वेंटिलेटर का कितना खर्चा आता है? अगर गंभीर पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो कितना खर्चा एक दिन का आईसीयू का आता है? मोटा मोटा बता दीजिए। मैं जानती हूं कि बीमारी से अलग अलग होता होगा वो। ये मैंने शुरुआत में ही कहा कि डॉक्टर और अस्पताल को अलग कीजिए। खर्चे से डॉक्टर को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और सच में मानता हूं, मैं आपके चैनल से बोल रहा हूं, हमें नहीं मतलब होना चाहिए खर्चे से, मैनेजमेंट से पूछा जाना चाहिए। ये बिल्कुल हर अस्पताल का अपना अपना डिसीजन होता है, मैनेजमेंट डिसाइड करता है। डॉक्टर से कोई जो मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ क्योंकि आप जिस अस्पताल में डॉक्टर हैं आप नहीं बोलना चाहते होंगे, ठीक है? ये कंफ्यूजन है। डॉक्टर डीके गुप्ता से मैं पूछ लेती हूँ। डॉक्टर डीके गुप्ता, आपके चेयरमैन है फेलिक्स अस्पताल में, आप मुझे बता दीजिए कि एक दिन का कितना खर्चा आता है? जी, उनसे पूछ लीजिए। नहीं, तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना सिक है, वेंटिलेटर पे है तो उसके अलावा क्या क्या उसके प्रोसीजर्स होने हैं, कितनी इन्वेस्टिगेशन होनी है। नॉर्मली डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल से लेके नर्सिंग होम से लेके बड़े हॉस्पिटल में वेरी करता है। 10 से 15,000 पर डे से लेके, और लोग आपको पता है बाकी कितना होता है वो सारा पता है। तो लोएस्ट खर्चा 10 से 15,000 20,000 होता है, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। खाली दवाइयां कंज्यूमेबल्स अलग होते हैं क्योंकि उनकी कोई कीमत नहीं होती, कोई दवाई महंगी होती, कोई सस्ती होती है। अगर आप अच्छा हॉस्पिटल है तो 15,000 पर डे में एवरेज वेंटिलेटर के साथ का खर्चा आ सकता है अगर चाहे तो। और सीजीएचएस के रेट भी लगभग इसी के आसपास है। इस समय जो लिस्ट आ रही है उसमें 90,000 है। अब मैं डॉक्टर अंशुमन का रुख करना चाहूंगी। तो ऐसे कुछ हॉस्पिटल ही हैं, सारे नहीं ऐसा को भी पूरा अधिकार है तरक्की करने का, और इसीलिए डॉक्टर्स भी चुनते हैं प्राइवेट अस्पतालों में सेवा देना, क्योंकि वहां पर अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा एनवायरमेंट मिलता है। गांव में बहुत कम डॉक्टर्स काम करना चाहते हैं या सरकारी अस्पतालों में, ये भी एक कड़वा सच है। क्या इसको मानेंगे आप? और इस समय अगर डॉक्टर्स ये मुहिम छेड़ दें, अपने अस्पताल के मैनेजमेंट से कहें कि नहीं इस समय हम बहुत अपने चार्जेस नहीं लेंगे विजिट के, तो शायद पेशेंट्स की मदद हो जाएगी। इस समय डॉक्टर्स को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, जो वो समझ रहे हैं वैसे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया समझ रहे। डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल में काम मजबूरी में करता है शोभना जी, आपको मानना होगा। कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर चाहता है मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन करे या सरकारी संस्थान में ज्वाइन करे। आज सिस्टम को पैरालाइज कर दिया गया, डॉक्टर को मजबूरन जाके प्राइवेट अस्पताल में काम करना पड़ रहा है। जहां तक गांव की बात है, पीएचसी की दुर्दशा आप देखिएगा तब आपको पता चलेगा। वहां डॉक्टर क्या एक आम आदमी जाना नहीं चाह रहा है, तो कैसे वहां काम होगा? एक बात। दूसरी बात, डॉक्टर हर समय कहता है कि आपदा की स्थिति है, लेकिन डॉक्टर तो हर समय मैनेजमेंट से भिड़ा हुआ है प्राइवेट अस्पताल में कि भाई ये जो एक्सॉर्बिटेंट चार्जेस इसको कम करें। डॉक्टर आज भी वॉलंटियर करके आपको हेल्प कर रहा है। लेकिन जहां तक सौरभ जी की बात हो रही थी, सौरभ जी से ये मैं कहना चाहूं, 3 महीने बहुत सेंसिबल नेता हैं ये, इसलिए मैं इनसे कहता हूं
3 महीने टाइम मिला हमें प्रिपेयर करने, जिसमें यह भी तैयारी करनी थी प्राइवेट हॉस्पिटल के रेट रेगुलेशन का, पीपी किट के रेगुलेशन का। आपको मालूम है आजकल मैक्सिमम पीपी किट कौन बना रहे हैं? मंत्रियों के बन रहे हैं पीपी किट, मंत्रियों की फैक्ट्री है। इन सब पे बात होनी चाहिए। पीपी किट के रेट को रेगुलेट करो। जो सप्लाई ही एमआरपी हाई करके ले रहे हो तो कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होगा? आप कुछ भी पहले तो सरकार की मचाई हुई अव्यवस्था कि 70-72 साल के आजाद भारत में हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि हम अपने मरीजों का इलाज इस समय फ्री में कर सकें। उसके बाद अब दूसरा सवाल भी उठा दिया, जवाब दीजिए। मैं बता दूं, मैं भी भारत सरकार मंत्री रहा हूं डॉक्टर साहब। ये आप जो सवाल पूछा जा रहा है उसमें तो आप कन्नी काट जाते हैं और बाद में करें पीपी किट कौन बना रहा है, मंत्री क्या बन रहा है, नाम लीजिए ना आपने। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, नाम लीजिए कौन से मंत्री, कौन भारत सरकार के मंत्री के यहाँ पीपी किट बन रहा है। आप कुछ भी बोल देते हैं टेलीविजन पे आके। मैं आपको भारत सरकार से मतलब नहीं साहब, आप नाम लीजिए, आप कौन मंत्री? जी मैं आपको भेज दूंगा लिस्ट जिन जिन की किट बन रहे हैं। चैनल पे क्यों उनको बेइज्जत कराना चाह रहे हैं? मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा। नहीं बोल दीजिए। भारत सरकार से मतलब नहीं है। मैंने जब बोला मंत्री मतलब देश से मेरा मतलब है देश में कई लोग हैं। चलिए इससे आगे निकलते हैं डॉक्टर अंशुमन और शहनवाज जी, डॉक्टर शहनवाज जी और डॉक्टर अंशुमन, इससे आगे निकलते हैं। हमारी डिबेट का ये मुद्दा नहीं है इस समय, हमें कीचड़ उछालना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि आम आदमी तक मदद पहुंचे और सस्ता उपचार पहुंचे। डॉक्टर शहनवाज, आपने अभी डॉक्टर अंशुमन को भी सुना। सीधा सीधा आरोप सरकार के ऊपर ही है। ये जितनी अव्यवस्था आज जमीन पर देखने को मिल रही है, चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे राज्य सरकार हो, जिम्मेदार आप ही हैं इस स्थिति के लिए। शहनवाज जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए जो पीपी किट है, दवाएं हैं, जब ये कोरोना पेंडेमिक हुआ था तो ना हम आत्मनिर्भर नहीं थे इसमें। N95 मास्क हो, पीपी किट हो, ये सब हम बाहर से मंगवाते थे। केंद्र सरकार ने इसमें पूरा सहयोग किया है। यहाँ कोई ब्लेम डॉक्टर वर्सेस पॉलिटिशियन नहीं है। ये डॉक्टर साहब ने जरूर करने की कोशिश की कि मंत्रियों की यहाँ बन रही है, मैं इसको नहीं कर रहा। मैंने आपको पहले कहा कि मैं डॉक्टरों का बहुत सम्मान करता हूँ। ये भगवान के बाद का दर्जा लोग देते हैं जिनके लोग बीमार होते हैं। तो मैं डॉक्टरों, आपने भी शोभना जी बहुत अच्छी बात कही कि ये डॉक्टर पे ब्लेम नहीं, लेकिन हॉस्पिटल 5 लाख क्यों जमा करा रहे हैं? आपने वेंटिलेटर का पूछा तो डॉक्टर साहब किनारे हो गए और मंत्रियों की यहाँ पीपी किट बन रही है ये कह दिया। भाई आप ये बताइए, पहले भी भारत साहब, हाँ, जो मैं कह रहा हूँ कि जितना किसी को भी जो परेशान है, नॉर्मल डेज में जो आप पैसे ले रहे हैं, जो रेगुलेशन पहले से बना हुआ है, जो आप नॉर्मल डेज में ले रहे हैं वो लेना चाहिए। दूसरी डॉक्टर साहब की बात ये सही है कि ज्यादा से ज्यादा जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं दिल्ली सरकार के, उनको चाहिए ना कि छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो रहा है। समस्या सबको पता है, नेताओं को भी पता है, डॉक्टर्स को भी पता है, अस्पताल मैनेजमेंट को भी पता है और इस देश के नागरिक को भी। मैं सौरभ भारद्वाज का रुख करना चाहूंगी। सौरभ भारद्वाज, समस्या आपने सुन ली, डॉक्टर्स को भी आपने सुन लिया। जो निकलकर जिम्मेदारी आ रही है वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आप ही की बनती है। क्या इस समय राज्य सरकारों को इस तरह की मजबूरी भी आ रही है कि जैसे गंगाराम के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज किया तो डॉक्टर्स एक होकर सरकार के खिलाफ हो गए? क्या ये भी एक दिक्कत सामने आ रही है और इसको हल करने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? शोभना जी, इसके अंदर थोड़ा द्वंद्व है और मुझे लग रहा है वो द्वंद्व हल हो सकता है। होता क्या है कि जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर लगाम लगाने की बात होती है तो हमें बहस के अंदर डॉक्टर्स को बुलाना पड़ता है, या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या डॉक्टर्स दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधि आते हैं। हालांकि प्रतिनिधि आने चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, इनके सीएफओ, इनके सीईओ और जो अस्पताल चलाने वाली जो संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधि आने चाहिए। और अच्छा नहीं लगता किसी डॉक्टर को के साथ बहस करना, क्योंकि बेसिकली उनका कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ एक खराब इकोसिस्टम के हिस्सा हैं वो, और उनकी कई हद तक मजबूरी भी होती है कि इन प्राइवेट अस्पतालों के साथ काम करना। और अगर आप इनके खिलाफ बयानबाजी करेंगे और इनके बारे में कुछ बताएंगे तो आपको और प्राइवेट अस्पताल इतनी आसानी से नौकरी नहीं देगी। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, बिल्कुल ठीक है, मतलब वो बताते रुक गए। सौरभ भारद्वाज, हाँ। जी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, मेरे पास समय नहीं। और
देखिए अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है, मगर डॉक्टर साहब ये बताते रहे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ था जहाँ पे पीपी स्कैन सामने आया और भाजपा के बड़े नेता का नाम भी उसके अंदर सामने आया है। गुजरात के अंदर वेंटिलेटर स्कैम हुआ चर्चा है। करने का समय नहीं है, ये बहुत ही गंभीर समस्या है, आम आदमी से जुड़ी हुई समस्या है और अब सरकारों को भी ये समझना होगा कि रक्षा बजट से ज्यादा स्वास्थ्य बजट की जरूरत है देश को, देश के नागरिकों को।